हाय एवरीवन, हर्ष भगत दिस साइड। आज मैं अपने लाइफ की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो बनाने वाला हूँ और मैं इतने कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ जिसने ये वीडियो नहीं देखी वो अपने खुद के साथ साथ अपनी पूरी फैमिली की लाइफ को डेंजर में डालने वाला है। इतना बड़ा रिस्क बढ़ चुका है पूरे ग्लोबल लेवल पर। अगर आपने आज नहीं समझा तो हो सकता है देर हो जाए और देर होने के बाद शायद आप कभी ना समझ पाओ। कुछ टाइम के बाद ऐसा टाइम आने वाला है कि आप सिर्फ नौकर बनकर रह जाओगे और जो बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, वो आप पर राज करेंगे अगर आज आप ये बात नहीं समझे जो मैं वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ। और जो भी चीज मैं बोलूंगा प्रॉपर प्रूफ के साथ, प्रॉपर फैक्ट्स के साथ बोलूंगा। कोई भी चीज हवा में नहीं बात करेंगे और आपको रियलाइज होगा कि आप कितने बड़े खतरे में हो, लेकिन सबको ऐसा लग रहा है कि कोई खतरा है ही नहीं, जबकि हम है वॉर के अंदर। और अगर आपने ये अभी नहीं समझा तो सच बता रहा हूं बहुत देर हो जाएगी। जैसा कि वीडियो का टाइटल है वर्ल्ड इन डेंजर, हम बात करेंगे कि अभी पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या चल रहा है ग्लोबल लेवल पर, आगे का फ्यूचर क्या रह सकता है अगले 5, 10, 20 साल का। और अगर आपको ये पता चल जाए कि अभी क्या चल रहा है और आने वाले टाइम के अंदर क्या हो सकता है, तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अपॉर्चुनिटी कैसे? क्योंकि आपको पता है कि मार्केट के अंदर क्या होने वाला है। आप सही एक्शन लेकर अपने आप को सर्वाइवल नहीं बल्कि एक बहुत अच्छे स्टेज पे ले जा सकते हो। लेकिन जिसने ये अभी नहीं समझा वो सर्वाइवल तो छोड़ो, जीना मुश्किल हो जाएगा। और ये कोई भी मैं चीज जो बोल रहा हूँ ना, प्रॉपर फैक्ट्स के साथ, प्रूफ के साथ, ये प्रूफ कर दिखाऊंगा इस पार्ट्स के एंड में। जिस दिन लास्ट एपिसोड आएगा उस दिन आप सच में दिल से मुझे थैंक यू बोलोगे, क्योंकि ये वो चीज है जो आपने ना तो कभी सुनी होगी और ना ही शायद आप आगे सुनने वाले हो। और जब सुनने वाले होगे, यानी कि जब सारे लोग इसके बारे में बात करना स्टार्ट करेंगे, तब तक सच में बहुत देर हो चुकी होगी। मेरा मोटिव इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक ही है, हर एक चीज एक्सपोज कर दूं। जो भी चीज आपसे छुपाई जा रही है, आपको कंट्रोल करने के लिए, वो सब बता दूं। हो सकता है इस वीडियो को मेरे को प्राइवेट भी करना पड़े या फिर कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को स्किप मत करना। हो सकता है कि बाद में कभी आप ये देख भी ना पाओ, क्योंकि इस वीडियो के अंदर सारी गवर्नमेंट्स का प्लान है, सारे इंस्टीट्यूशन, सारी बड़ी फैमिलीज का प्लान्स मैं बताने वाला हूँ। उनका सिंपल एक ही मोटिव है। फर्स्ट इज कि आपको कन्वीनियंस दे, आपको सब कुछ इजी लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, आपको लगेगा कि गोल्डन पीरियड आ हियर। उसके बाद आपके ऊपर धीरे धीरे कंट्रोल करना स्टार्ट करेंगे। एंड देन लास्ट ऑप्शन इज रूल। फर्स्ट पार्ट के अंदर हम बात करेंगे कन्वीनियंस, कैसे वो कन्वीनियंस दे रहे हैं और देते ही जा रहे हैं और हम एक्सेप्ट करते जा रहे हैं क्योंकि हमें लग रहा है सब कुछ ठीक है। सेकंड पार्ट इज कंट्रोल, कैसे वो हम पर कंट्रोल करने वाले हैं। एंड थर्ड पार्ट इज रूल, कि कैसे वो हमारे को कन्वीनियंस देकर कंट्रोल कर उसके बाद हम पर रूल करेंगे। और लेकिन अगर आपको ये सारी चीजें आज ही पता चल जाए तो आप इस पूरे साइकिल से बाहर निकल सकते हो। क्यों निकल सकते हो, कैसे निकल सकते हो, हर एक चीज मैं वीडियो के अंदर शेयर करूंगा। आज सिर्फ इंडियन स्टॉक मार्केट की नहीं, पूरे फ्यूचर की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज फर्स्ट पार्ट के फर्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं, यानी कि डी डॉलराइजेशन। डी डॉलराइजेशन का मतलब थोड़ा सा समझते हैं। डी डॉलराइजेशन का मतलब जो लोग समझ रहे हैं कि डॉलर को खत्म कर देना, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। डॉलर कहीं भी कभी भी खत्म नहीं होने वाला। डी डॉलराइजेशन का सिंपल मीनिंग है कि डॉलर की जो पावर है उसको कम कर देना, डॉलर को यूज करना कम कर देना। अभी हर एक चीज डॉलर के अंदर ट्रेड की जाती है। सामान चाहे कोई भी हो, चाहे ऑयल हो या फिर कुछ भी, किसी की देश के साथ हमें ट्रेड करना हो, सारा लेन देन, हर एक चीज डिपेंड्स ऑन डॉलर। और इसी रीजन की वजह से अमेरिका इज सुपर पावर। वो सुपर पावर है क्योंकि उसके पास डॉलर है, उसका ही डॉलर है, और डॉलर की वजह से वो सब पर कंट्रोल कर पा रहा है। और उस कंट्रोल की वजह से अब देश की मजबूरी हो गई है डॉलर के ऊपर से डिपेंडेंसी हटाना। India has been quietly making a major shift in how it manages its money. According to a new report on Bloomberg, new data shows that India's holdings of US Treasury bonds have fallen to a 5-year low. अगर आप देखोगे तो 2001 के अंदर 72% जो है ट्रेड हमारा ग्लोबल लेवल पर डॉलर के साथ होता था। अब 2025 में डॉलर का शेयर जो है वो सिर्फ 58% रह गया है और ये कम हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है। इसका मतलब सिंपल है कि डॉलर को दुनिया छोड़ना चाहती है, डॉलर से आगे बढ़ना चाहती है। वो क्यों बढ़ना चाहती है, क्या रीजन है उस चीज का, उसको और डिटेल के अंदर समझते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि व्हाई, क्यों डॉलर को छोड़ना चाहते हैं नेशंस। फर्स्ट इज डॉलर इज इक्वल टू वेपन। अब डॉलर इतना स्ट्रांग हो चुका है, हर तरफ जब डॉलर यूज कर रहे हैं तो उसको एक वेपन बना दिया है कि अगर मैं चाहूंगा तो तू काम करेगा, अगर मैं नहीं चाहूंगा तो तू काम क्या, तू कुछ नहीं कर सकता। और उसका सिंपल एग्जांपल है, एक तो रशिया, दूसरा अफगानिस्तान। रशिया के साथ 2022 के अंदर $300 बिलियन जो है वो यूएसए ने फ्रीज कर दिए। अफगानिस्तान के साथ क्या हुआ, $9.5 बिलियन फ्रीज कर दिए 2021 के अंदर। इसको सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मैं बैंक हूं और आप मेरे पास पैसा डिपॉजिट कर रखते हो। मैं एज अ बैंक जब मर्जी चाहूं आपका पैसा फ्रीज कर सकता हूं, यानी कि पैसा आपका है लेकिन वो कंट्रोल
मेरे पास रहेगा हमेशा से कि आप पैसा यूज कर सकते हो या नहीं, तो फिर आपका पैसा कैसे हुआ? कंट्रोल तो सारा मेरे पास है, क्योंकि मैं जब मर्जी चाहे आपका पैसा फ्रीज कर सकता हूं और जब मर्जी चाहे उसको अनफ्रीज कर सकता हूं। ये कैसी सिचुएशन है? ऐसा ही कुछ हुआ डॉलर के साथ भी। रशिया ने बोला पैसा मेरा है, तू फ्रीज कैसे कर सकता है? अफगानिस्तान ने बोला पैसा मेरा है, तू फ्रीज कैसे कर सकता है? रशिया तो चलो फिर भी एक कंट्री है, उसको अपनी वॉर को थोड़ा सा विराम देना पड़ा और वो कंट्रोल हो पा रहा है जस्ट बिकॉज उसका $300 बिलियन इज नॉट अ स्मॉल जोक। अफगानिस्तान के साथ जो हुआ, अफगानिस्तान के साथ क्या हुआ? अफगानिस्तान की जो पूरी कंट्री है जो ऐसी हालत में पहुंच चुकी है कि उनके पास खाना नहीं है खाने के लिए। और क्यों नहीं है? क्योंकि वो अपना खुद का पैसा यूज नहीं कर पा रहे जस्ट बिकॉज उसने यूएस की बात नहीं मानी। और यूएस की ना बात मानने की सजा क्या मिली? $9.5 बिलियन फ्रीज। इसका मतलब क्या है? देशों को समझ आया कि ये तो मन मर्जी कर रहा है, ये तो गुंडागर्दी कर रहा है, इसकी बात नहीं मानी तो ये तो हमारा भी पैसा फ्रीज कर देगा। तो इसी रीजन की वजह से फ्यूचर क्या हो सकता है? मुझे लगता है कि मल्टी करेंसी बिहेवियर आएगा। मल्टी करेंसी बिहेवियर मतलब एक भी करेंसी पे डिपेंडेंसी नहीं होगी। यूएस डॉलर की जगह अगर येन को हम ऊपर ले आए, यानी कि चाइना की करेंसी को अगर मान लो ऊपर ले आए हम, तो फिर चाइना रूल करेगा। चाइना की जगह अगर इंडिया की करेंसी को ऊपर ले आए हम, तो फिर इंडिया रूल करेगा। और कोई भी देश किसी के नीचे स्लेव बनने के लिए नहीं आया है। जैसे अभी अफवाहें चल रही है कि एक नई करेंसी आएगी, मुझे लगता है कोई भी एक नई करेंसी नहीं आने वाली और सारे देश जो है वो मल्टी करेंसी यूज करेंगे। यानी कि अगर आपको मेरे से डील करनी है तो आप मेरी करेंसी के डील करो, अगर किसी और देश को मेरे साथ डील करनी है तो मेरी करेंसी के अंदर डील करो। और यही विश्व गुरु बनने का हमारा पहला स्टेप है। भारत ने क्या करा? इंडिया यूएसए के साथ डील करी। अगर आपने नोटिस नहीं किया होगा, ऑब्वियसली नोटिस नहीं किया होगा, ये बायलैटरल डील है। अभी तक जो डील्स चलती थी वो मल्टीलैटरल चलती थी, यानी कि WTO बीच में होगा। यानी कि मैं किसी देश के साथ ट्रेड करूंगा, मैं यूएसए, मैं ईयू के साथ किसी भी देश के साथ ट्रेड करूंगा, तो WTO जो हेड है वो डिसाइड करेगा कि क्या रूल्स होंगे, कैसे होगा। जो एग्रीमेंट्स है वो WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करेगा और उसके अंदर तो रूल्स कभी भी चेंज हो सकते हैं और कुछ भी हो सकता है, यानी कि कभी आपके हाथ में कंट्रोल रहेगा ही नहीं। इसलिए विश्व गुरु बनकर भारत ने बताया कि बायलैटरल डील करो, बहुत अच्छा है। और ये अच्छाई देख करी पहले ईयू, अब यूएसए और आगे चलकर आगे बहुत सारे देश यही सेम चीज करने वाले। और क्यों बायलैटरल डील कर रहे हैं आपको यहां से समझ आया, क्यों हमारी यूएसए के साथ डायरेक्ट डील हुई और क्यों हो रही है अभी डील और अभी तक क्यों नहीं हुई थी। ये तीनों पार्ट के अंदर आपको क्लियर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और ये सब कुछ जो मल्टी करेंसी बिहेवियर है, मुझे लगता है अगले 6 महीने के अंदर आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। क्या दिखना स्टार्ट होगा? लोकल करेंसी ट्रेड। लोकल करेंसी ट्रेड जो वो नॉर्मल हो जाएगा। अब हर देश जो है वो डॉलर को छोड़कर अपनी करेंसी में ट्रेड करना स्टार्ट हो जाएगा। ये आप देखोगे होते हुए और अभी हो चुका है स्टार्ट और आगे और भी ज्यादा देखोगे होते हुए। और ये नॉर्मल हो जाएगा कि अभी चाइना से हम माल खरीदने हैं रूबी के अंदर, या फिर हम किसी से देश से कुछ खरीद रहे हैं रूबीज के अंदर। ये बहुत नॉर्मल हो जाएगा, ये अभी बता रहा हूं और आगे चलकर जब नॉर्मल होगा मुझे याद रखना। और इसी रीजन की वजह से अभी सबसे बड़ा जो खतरा है मार्केट्स के ऊपर वो है एआई एक्सपेक्टेशंस। एआई एक्सपेक्टेशंस का मतलब क्या है? थिन आइस बन चुकी है। थिन आइस मतलब पता है क्या होता है? यानी कि पानी के ऊपर आइस है जो कि आराम से पैर रखते ही टूट सकती है। ऐसा ही कुछ बबल टाइप बन चुका है यूएस मार्केट्स के अंदर और हर मार्केट्स के अंदर ऑलमोस्ट। वो क्या बबल है? पूरे यूएस की जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो $69 ट्रिलियन और उसमें से 1/3 सिर्फ 7 कंपनी के अंदर है, यानी कि $21.673 ट्रिलियन सिर्फ 7 कंपनीज के अंदर इन्वेस्टेड है। इसका मतलब पता है क्या है? एआई की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और ये वो सारी कंपनी है, एप्पल, एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, जो नोन कंपनीज है। तो समझो एक बात कि क्यों ये रिस्क बना हुआ है। अगर सारा पैसा एक जगह पर लगा हुआ और इतना लगता ही जा रहा है, एक्सपेक्टेशंस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। हर एक तरफ एआई हो रहा है और फ्यूचर इज ब्राइट कि यानी कि जितना उसमें लगना चाहिए उसका डबल ट्रिपल मार्केट में लग चुका है। 30, 35, 40, 50 का पीई रेशो चल रहा है उन स्टॉक्स के अंदर। इसका मतलब अर्निंग हो रही है ₹1 की, लेकिन उसके ₹1 के लिए हम पे कर रहे हैं 30, 40, 50 रुपए। इसका मतलब पता है क्या है? एक छोटी सी गलती छोड़ो, एक छोटी सा रूमर यानी कि अफवाह भी एक बहुत बड़ा भूकंप ला सकती है मार्केट के अंदर। एक ऐसी सिचुएशन हो चुकी है जिसके अंदर छोटी चीज भी मार्केट के अंदर इतनी ज्यादा वोलेटिलिटी बढ़ा देगी कि आपको समझ नहीं आएगा करे तो करे क्या। जैसे भी चांदी के अंदर हुआ, एकदम से गिरा, समझ भी नहीं आया क्या हुआ, वैसे ही आपको होते हुए दिखेगा इस सारी 7 के 7 कंपनीज के अंदर बहुत जल्दी। ये आज बता रहा हूं और जब होगा तब मुझे याद रखना। गाइस, जैसे कि आपको पता है कि मैं इंस्टाग्राम पे ज्यादा एक्टिव नहीं था, इसी रीजन की वजह से मैंने इंस्टाग्राम स्टार्ट कर चुका हूं। जैसे कि आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देख रहे हो, इतनी ज्यादा नॉलेज, इतनी ज्यादा एनालिसिस मैं आपके साथ शेयर करता हूं। ये एनालिसिस के लिए आपको वेट नहीं करना होगा क्योंकि मैं रेगुलरली आपको अपडेट्स देने वाला हूं अपने इंस्टाग्राम पर। अभी जाकर रियल इंस्टाग्राम ही मेरा ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट्स के अंदर है। फेक
मत यूज करना, बहुत सारे फेक ऑलरेडी चल रहे हैं मेरे नाम पर। सो रियल इंस्टाग्राम अभी जाकर ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है और पिन कमेंट्स के अंदर। तो इन कंपनीज का फ्यूचर इज वोलेटिलिटी वेरी वेरी हाई, शार्प स्विंग आएगा, कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है, समझ नहीं आएगा हो क्या रहा है। मार्केट टाइट इज इक्वल टू कॉस्ट कंट्रोल, और जब भी ऐसी सिचुएशन आती है जब मार्केट बहुत ज्यादा टाइट हो चुकी है, सारा पैसा लग चुका है और उस सिनेरियो के अंदर एक्सपेक्टेशन इतनी हाई है कि कंपनीज को प्रॉफिट करना ही होगा, और कॉस्ट एफिशिएंट बनने के लिए, कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले जो इफेक्ट आता है वो किस पर आता है? इंपैक्ट ऑन जॉब्स। और इसी से हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है, एआई इज चेंजिंग जॉब्स। तो AI इज चेंजिंग जॉब्स का मतलब थोड़ा समझते हैं। AI जो है वो जॉब्स को डिलीट नहीं कर रहा है, AI जो है वो जॉब्स को कंप्रेस कर रहा है, डिलीट नहीं कर रहा है। यानी कि जो काम चल रहा था CA का वो चल रहा है, या जो काम कर रहा था सर्विस सेंटर का वो चल रहा है, उसको कम कर रहा है। काम रोल नहीं खत्म हो रहा है, उसको कम कर रहा है। उसका मतलब क्या, थोड़ा सा और समझते हैं। कंपनी को चाहिए प्रॉफिट्स, और प्रॉफिट्स के लिए सिंपल सा एक ही सॉल्यूशन है, कॉस्ट को कम करो। कोई भी चीज अगर 10 रुपए की बनती है और मार्केट में बिकती है 12 रुपए का, या तो मैं 12 रुपए का 13 रुपए कर दूं और जो कस्टमर्स है उनको भुगतने दूं, जो कि मैं नहीं चाहूंगा एज अ कंपनी। मैं चाहूंगा कि 10 रुपए की चीज को मैं 9 रुपए क्यों ना करूं, ताकि मेरा प्रॉफिट अपने आप ही बढ़ गया, क्योंकि मेरी कॉस्ट कम हो गई उस चीज की। वैसे ही कंपनी अभी कर रही है। वो क्या कर रही है वो थोड़ा समझते हैं। पहले एक टीम के अंदर 10 जॉब होती थी, यानी कि एक टीम के अंदर 10 लोग काम करते थे। अभी वही क्या हुआ है, एक टीम के अंदर 3 जॉब्स है, जॉब्स डिलीट नहीं हुई है, कंप्रेस हो गई है। 10 की जगह अब 3 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन साथ में AI को जोड़ दिया गया है। यानी कि अब लोगों को बोला गया है कि काम करो, 10 नहीं होंगे 3 होंगे, 7 को, बाकी 7 को क्या करा, बाकी 7 को निकाल दिया। और जॉब्स का फ्यूचर क्या रह सकता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। एंट्री लेवल हायरिंग जो है वो स्क्वीज होने वाली है, यानी कि जितने एंट्री लेवल जो छोटे मोटे जॉब्स थे, जो भी आपको लगता है कि ये एंट्री लेवल, यानी कि एक अगर पर्सन किसी भी जॉब के अंदर, किसी इंडस्ट्री के अंदर एंटर करना चाहता है, वो एंट्री लेवल की जो जॉब्स है वो ऑटोमेटिकली इतनी कम हो जाएगी कि कोई एंटर ही नहीं कर पाएगा। इतनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी कि आप सोच नहीं सकते। सेकंड क्या होगा, मल्टी स्किल डिमांड, यानी कि एक ही पर्सन के अंदर बहुत सारी स्किल्स होनी चाहिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं है, आपको जॉब नहीं मिलने वाली। अभी बता रहा हूं, आपको जॉब नहीं मिलने वाली। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप एक ग्रेजुएशन की डिग्री ले लोगे आपको जॉब मिल जाएगी, नहीं मिलने वाली। अगर आप ये सोच रहे हो कि MBA कर लोगे और जॉब मिल जाएगी, नहीं मिलने वाली। अगर आप ये सोच रहे हो कोई डिग्री करके जॉब मिल जाएगी, नहीं मिलने वाली। आपको मल्टी स्किल एक्वायर करनी ही होगी। MBA के साथ क्या क्या और चीजें आती है आपको, BBA के साथ साथ और क्या चीजें आती है आपको। अगर आप डॉक्टर भी हो तो उसके साथ साथ आपको और चीजें क्या आती है। हर एक फील्ड के अंदर इतना प्रेशर बढ़ने वाला है, आप इमेजिन नहीं कर सकते, आप टॉलरेट भी नहीं कर पाओगे, इतना ज्यादा प्रेशर आने वाला है। और उसके बारे में और डिस्कस करेंगे अभी। परफॉर्मेंस प्रेशर जो कि हमारा थर्ड पॉइंट है, परफॉर्मेंस प्रेशर इतना ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। रीजन बताता हूं, 10 से 3 हो गया और 3 से 1 करने में इनको टाइम नहीं लगेगा, लेकिन AI के साथ एक पर्सन कितना ही काम कर लेगा। और उस रीजन की वजह से इतना जॉब प्रेशर आप ऑलरेडी फील कर रहे होगे। अगर आप फील कर रहे हो मुझे कमेंट करके बताओ कि हाँ अब प्रेशर पहले जैसा नहीं है, पहले बहुत कम काम था, प्रेशर बढ़ चुका है। कॉल सेंटर के अंदर हो सकता है थोड़ा काम कम हो चुका होगा क्योंकि AI आ गया है, और कॉल सेंटर के अंदर इसलिए काम कम हो गया क्योंकि आपका काम जाने वाला है। इतना ज्यादा बढ़ जाएगा AI का यूसेज इन कॉल एंड सर्विस सेंटर कि आपका कोई यूज ही नहीं रहेगा। और जिस फील्ड के अंदर जो एक्चुअल काम है और जो कंप्रेस हो रहा है, उसके अंदर जिसमें 10 लोग थे 3 हो चुके हैं, उनसे पूछो क्या प्रेशर हो रहा है। और उनके ऊपर हमेशा एक तलवार लटकती रहती है। अगर तुमने कुछ भी बोला और अगर काम नहीं करा, अगले दिन रिजाइन कर दो या फिर हम निकाल देंगे। ऐसी धमकी आती है मैनेजर से, ऐसी धमकियां आती है कंपनी से, आती है या नहीं मुझे कमेंट करके बताओ। क्या प्रेशर पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, मुझे कमेंट करके बताओ। अगर हाँ, तो आगे जो बताने वाला हूँ वो आपके काम की चीजें है। ध्यान से समझना कि आगे क्या होने वाला है, और जो होने वाला है वो मैं नहीं चाहता कि हो, बट इसको नहीं टाला जा सकता। अब ये होकर ही रहेगा। जॉब सिक्योरिटी, अगर आप चाहते हो कि आपकी जॉब सिक्योर रहे, आपको स्किल्स एक्वायर करनी होगी। नहीं तो आज, नहीं तो 1 महीने बाद, नहीं तो 1 साल के बाद आपकी जॉब जाने वाली है। ये आज मैं लिखकर बता रहा हूँ आपको। अगर आज भी आप इस चीज को इग्नोर कर देते हो, ये आपकी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक होने वाली है। अभी भी आपके पास टाइम है, स्किल्स एक्वायर करो या फिर अपनी जॉब हमेशा के लिए खो दो। अपनी फैमिली को जो लाइफ आपने देने की सोची थी, पढ़ाई लिखाई कर मेहनत कर अपनी लाइफ के 20-25 साल गवा कर, वो लाइफ आप नहीं दे पाओगे क्योंकि आपके पास जॉब ही नहीं रहेगी। आप खुद नहीं लाइफ एंजॉय कर पाओगे। सो इस चीज को बिल्कुल लाइट नहीं मत लेना। और जस्ट बिकॉज ऑफ दिस अब होगी सिलेक्टिव हायरिंग। सिलेक्टिव हायरिंग मतलब इन सबको निकाला जाएगा, और निकालने के बाद अब जो नए लोग आएंगे बहुत ज्यादा सोच समझ कर आएंगे। यानी कि वो वही लोग होंगे जिनके पास स्किल्स होगी, और अगर स्किल्स नहीं, और स्किल्स वाले भी 100 लोग होंगे, और स्किल्स वाले 100 लोगों के अंदर से 2 लोगों को या 3 लोगों को ऐड किया जाएगा। इतनी ज्यादा जो हायरिंग है वो स्ट्रांग होने वाली है, इतनी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाली है। और इसका जीता जागता प्रूफ है ये पॉइंट, इट्स ऑलरेडी हियर, यानी कि जॉब्स जाना स्टार्ट हो चुकी है। Amazon ने
जनवरी 2026 यानी कि सिर्फ एक महीने के अंदर 16,000 से ज्यादा लोगों को निकाल दिया अपनी कंपनी से। Amazon is cutting 16,000 positions worldwide in the second major round of layoffs in 3 months. अक्टूबर 2025 में 14,000 लोगों को निकाल चुका है। माइक्रोसॉफ्ट ने 2025 के अंदर 15,000 लोगों को निकाल चुका है। और सिर्फ इतना ही नहीं, 2025 के अंदर प्रॉपर पूरा टेक सेक्टर के अंदर 2,45,000 को निकाला जा चुका है। और ये सारी चीजें जो बोल रहा हूँ ये प्रॉपर डेटा है, फैक्ट्स है, जो मैंने रिसर्च कर एक अच्छे आर्टिकल से, अच्छे रिसर्च, अच्छे न्यूज चैनल से निकाली है, ताकि जो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूं वैलिड हो। 2026 के अंदर, सिर्फ 2026 के अंदर जितना हमारा टोटल था 2025 के अंदर, और 2026 के अंदर 1,08,000 जॉब जा चुकी है। और 2026 इज जस्ट स्टार्टेड, एक महीना नहीं हुआ और पिछले साल का हाफ यानी कि 2,45,000 का हाफ 1,08,000 के आसपास जॉब से लोग अपना हाथ धो बैठे हैं। तो सोचो ये सिचुएशन कितनी अलार्मिंग है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? अभी तक आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि ये हो कैसे रहा है। मैं आपको सारा दिमाग खोल दूंगा आपका इस 3 वीडियो के अंदर, 3 पार्ट्स के अंदर। आपको इतनी कन्वीनियंस दी गई थी और अभी दी जा रही है, जो आपको पता ही नहीं है कि आपको दी जा रही है, जस्ट बिकॉज आपको कंट्रोल कर सके, और कंट्रोल कर आपको रूल कर सके, आप पर रूल कर सके। आपको जैसा बोला जाएगा वैसा करोगे, कठपुतली की तरह। ये लिख कर ले लो, इसलिए इस वीडियो को देख इतना इंपॉर्टेंट है। और सबसे भयानक चीज जो अब नेक्स्ट है वो पता क्या है? सिलेक्टिव हायरिंग से क्या होगा? सिलेक्टिव हायरिंग आपको सुनने में तो लगा यार ठीक है ना, अगर हमने स्किल्स भी एक्वायर कर ली तो हमारी हायरिंग तो हो जाएगी। लेकिन अब लोगों का घर उजड़ने वाला है। लोगों का घर कैसे उजड़ने वाला है उसको समझते हैं। सिलेक्टिव हायरिंग की वजह से, जब भी सिलेक्टिव हायरिंग करनी है, उस रीजन की वजह से गवर्नमेंट प्रायोरिटी करती है अपने पीपल पे, ना ही माइग्रेंट पर। यानी कि गवर्नमेंट चाहती है कि अगर इतनी कम एम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, यानी कि जो एम्प्लॉयमेंट जो थी लेट्स से 1 लाख की थी और अब वो 50,000 रह गई है, तो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी बन जाती है कि अगर भारत देश है तो हमारे भारतीयों को ही एम्प्लॉयमेंट मिले। यानी कि बाहर से जो बांग्लादेशी रिफ्यूजी आए या फिर पाकिस्तान से रिफ्यूजी आए उनको निकाला जाए। और ये सब कुछ आप होते हुए ऑलरेडी देख रहे हो। और उसके बाद क्या होगा वो है मेरा नेक्स्ट पॉइंट, माइग्रेशन एंड रिवर्स ब्रेन ड्रेन। मार्केट के अंदर काम ही नहीं रह जाएगा। मार्केट के अंदर अगर काम ही नहीं रह जाएगा, लोगों को अनएम्प्लॉयड किया जा रहा है, लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा, कंजप्शन ही नहीं होगी, तो उसके बाद क्या होगा? इकोनॉमी स्लो हो जाएगी। जो लगातार रेट्स बढ़ा रहे हैं कि इकोनॉमी इतनी बढ़ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बट इकोनॉमी जो है वो स्लो डाउन हो जाएगी, क्योंकि लोगों के पास अगर जॉब ही नहीं है तो कंजप्शन कैसे करेंगे, खरीदेंगे कैसे कोई चीज जब जॉब ही नहीं है। और जब जॉब नहीं होगी, अगेन पॉलिटिकल प्रेशर और माइग्रेशन टाइट। पॉलिटिकली पार्टीज के ऊपर, लेट्स से हमारे देश की बात करें तो बीजेपी के ऊपर, यानी कि यूएस की बात करें तो ट्रम्प गवर्नमेंट के ऊपर इतना प्रेशर बन जाएगा, अपने खुद के लोगों का प्रेशर, यानी कि हम ही प्रेशर करेगी, भाई जॉब ला, जॉब ला, जॉब ला। और उनकी प्रायोरिटी हो जाएगी कि माइग्रेंट्स को बाहर निकालो और आने ही मत दो। यानी कि सिर्फ देश के अंदर जो लोग हमारे हैं सिर्फ वो यहाँ रहेंगे, और उसके अलावा कोई ना तो आना चाहिए और ना ही उनको आने देंगे। और ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। आप ऑलरेडी ये सब कुछ देख रहे हो। ये 2026 के अंदर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और 2025 से चलता आ रहा है, और उससे पहले से आपको सब कुछ सामने है, लेकिन आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। H1B वीजा, ट्रंप ने आते ही सबसे पहले क्या काम करा? H1B वीजा, जो यानी कि यहाँ के जो भारतीय है जो वहां पर काम करने जा रहे हैं, या फिर कोई भी बाहर का व्यक्ति अगर काम करने आ रहा है अमेरिका के अंदर, वो सिर्फ वो वीजा लेकर आ सकता है। काम करना तो वो वीजा लाओ। और वीजा ही पे ही इतनी बैन कर दिया या फिर उसना फीस बढ़ा दिया कि अब कंपनीज मजबूर हो गई है कि भाई रहने दे, जितना तेरे को लाने में खर्चा होएगा उससे ज्यादा तो अच्छा मैं यहाँ पर अमेरिकन को नौकरी दे दूं। और उस रीजन की वजह से आपने अभी क्या होते हुए देख रहे हैं, आइस टफ पॉलिसी। अमेरिका के अंदर जैसे हमारे यहाँ की पुलिस है, वैसे आइस है एक ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट की है ऑफ अमेरिका, जो भी इमिग्रेंट्स है यानी कि बाहर के लोग हैं उनको निकालने में लगी हुई है। I'm not touching the car. Leave me alone. Look what they're doing. Sneezing. Stop. That's fine. This is my wife. She's having a seizure. They're trying to rip the baby out of her hand. She's having a seizure. Fitchburg, Massachusetts. This is what's going on. Stop yelling at her.
पॉलिसीज जो है वो बहुत टफ होती जा रही है, यानी कि कोई वहां पर इमिग्रेंट रह ही नहीं सकता, इवन मार रहे हैं जान से, गोलियों से उड़ा रहे हैं, और इवन टारगेट दे दिया। जितना मैंने सुना न्यूज के अंदर, डोनाल्ड ट्रंप गवर्नमेंट ने 3000 का टारगेट दिया, यानी कि डेली 3000 लोगों को निकालना होगा आपको। अगर आप 3000 लोगों को निकालने में नहीं हुए कामयाब तो आप फिर उसके ऊपर आपको पेनल्टी, यानी कि हर दिन या फिर हर हफ्ते या फिर हर महीने इतने सारे लोग जो है वो निकाले जा रहे। क्यों निकाले जा रहे हैं? कोई पूछ क्यों नहीं रहा है? मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है, कोई समझ क्यों नहीं रहा है वो ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि आने वाला जो खतरा है वो देख चुके हो, बट आप नहीं देख पा रहे हो। एआई की वजह से इतना काम जो है वो कॉस्ट एफिशिएंट हो गया है कि अब मुझे वीजा की कॉस्ट पे मैं क्यों खर्चा करूं? स्लो डाउन हो रहा है, यानी कि मार्केट के अंदर वैसे ही पैसा नहीं है कि तो मैं वीजा की कॉस्ट पे क्यों हायरिंग करूं। इसीलिए पहले जो एप्पल, पहले जो गूगल, पहले जो माइक्रोसॉफ्ट इतनी हायरिंग करते थे बाहर के लोगों की, H1B वीजा आया तो गवर्नमेंट को क्यों सपोर्ट करा? बिकॉज ऑफ दिस थिंग जो वो देख चुके हैं बट आप नहीं देख पा रहे, जो मैं आपको 3 वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। और अब इसका माइग्रेशन का फ्यूचर क्या होगा? आइस जो है वो बार बार आपको रील्स दिखती होगी कि अमेरिका से लोगों को बाहर निकाल रहा है। इवन आपको अभी भी इंडिया के अंदर भी, भारत के अंदर भी आपने सुना होगा कि बांग्लादेशी को बाहर निकालते हैं, बट क्या है ना, बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वो ऐसा है कि यहाँ से निकालो वो दूसरी सुमड़ी से वापस अंदर घुस जाते हैं, वापस से निकालो वापस घुस जाते हैं। तो गवर्नमेंट के लिए भी बड़ा मुश्किल हो गया है। अब यहाँ पर कोई बिल लाते हैं उनको निकालने के लिए तो हम भारतीय ही उनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तो क्योंकि नॉलेज नहीं है, नॉलेज की कमी है कि वो क्यों कर रही है गवर्नमेंट, ये नहीं पूछते क्यों कर रही है, बस गलत कर रही है, जो कर रही है गलत कर रही है। आपको समझ आना चाहिए कि वो क्यों कर रही है, क्योंकि आपके पास खुद के पास जॉब नहीं बचने वाली। और इस रीजन की वजह से गवर्नमेंट अपने प्रिकॉशंस लेना स्टार्ट कर चुकी है और आगे चलकर ये बहुत ज्यादा आपको दिखेगा। क्या दिखेगा? सिलेक्टिव माइग्रेशन, यानी कि अगर देश के अंदर कोई पर्सन आएगा तो वो सिर्फ वही पर्सन होगा जिस पे कंपनी को बहुत ज्यादा खर्चा करने में भी दिक्कत नहीं है। यानी कि अगर आपके ऊपर खर्चा करना चाहती है, आप इतने कैपेबल होना चाहिए हो कि गवर्नमेंट आपको वहां पे बुलाएगी, या फिर जो कंपनी है वो $1 लाख देकर या फिर पता नहीं कितना खर्चा कर वहां पे बुलाएगी। और अगर माइग्रेशन होगी भी तो शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए होगी और टेम्परेरी वीजा के लिए होगी। यानी कि ये नहीं कि आपने सोचा कि आप बहुत कैपेबल हो तो आपको बुलाकर वहां रख लेंगे, नहीं, शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा, 1 या 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट होगा और वापस अपने कंट्री में जाओ। या फिर टेम्परेरी वीजा कि 1-2 साल के लिए वीजा लगा और वापस वर्क वीजा लगा और वापस अपने कंट्री में जाओ। ऐसा जो है कार्यक्रम स्टार्ट हो चुका है और आने वाले टाइम के अंदर आप होते हुए देखोगे। याद रखना, रिटर्न ट्रेंड होगा, ट्रेंडिंग में आ जाएगा कि सारे देश छोड़कर जो गए थे चूहे, ये सोचकर कि हम कमाएंगे, मौज करेंगे, भारत को छोड़ो, हम तो अपना जिएंगे, मजे करेंगे, यूएस के अंदर, यूके के अंदर जो बस गए, अपने भारत को छोड़कर गए, वो सारे चूहे वापस आने वाले। सॉरी फॉर माय वर्ड्स, बट यस, वो सिर्फ अपने मतलब के लिए वहां गए हैं। बस ये कि वहां पर पैसा कमाना बहुत इजी है, बहुत कन्वीनियंस है वहां पर, सिर्फ इसलिए जो वहां पर भाग कर गए वो सारे के सारे वापस आने वाले हैं। क्योंकि जब एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी ना, गवर्नमेंट तो छोड़ दो, वहां पर सिविल अनरेस्ट इतना हो जाएगा, सिविल वॉर वाली सिचुएशन हो सकती है कि वहां पर जो लोग हैं वही उनको भगाएं वहां से, जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। लेकिन ये बहुत लेवल पे बढ़ने वाला है और ये जब होते हुए आप देखोगे तो वहां से जो लोग यहाँ पर आएंगे, ये यहाँ पर आकर फिर गवर्नमेंट को ब्लेम करेंगे कि हमारे पास तो एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है, हमें काम दो, हम तो यहाँ पर आए अमेरिका छोड़कर, यहाँ पर तो सब कुछ बेकार है। ऐसा बोलना जो है स्टार्ट होने वाला है बहुत जल्दी। और जब ये होते हुए देखोगे तो आपको सच्चाई पता चलेगी कि भाई वो जो यहाँ पर आकर बोल रहा है वो पहले ही यहाँ से छोड़कर गया था सेल्फिशनेस की वजह से, और यहाँ पर आकर भी अपनी सेल्फिशनेस के लिए ब्लेम करेगा गवर्नमेंट को। तो दिस इज कमिंग वेरी सून एंड यू विल हियर एंड आई एम हियर। तो दोनों मिलकर साथ में देखेंगे ये ट्रेंड होते हुए, ये ट्रेंड होने वाला है स्टार्ट कि लोग छोड़कर इंडिया के अंदर वापस आएंगे। ये ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है, ये ट्रेंड आपको अभी बता रहा हूँ, बी रेडी फॉर दिस ट्रेंड। और प्रेशर वापस और बढ़ने वाला है। और इसी रीजन की वजह से जब इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी, जब हर तरफ जॉब का प्रेशर होगा और जॉब होगी नहीं, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? उस सिचुएशन के अंदर लोग दो ही चीज करते हैं, या तो सेफ्टी के लिए गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं, गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करो, कोई नहीं भाई हम ज्यादा नहीं कमाएंगे तो एटलीस्ट हम सेफ रहेंगे, गोल्ड बढ़ता रहेगा, तो सेफ्टी के लिए या तो गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, या फिर जो गरीब नहीं होना चाहते और जिनके पास लिमिटेड कैपिटल बचेगी वो लेंगे हाई रिस्क यानी कि क्रिप्टो। लेकिन आज मैं आपको बता कर जाऊंगा कि आपको क्या हाई रिस्क लेना चाहिए या फिर सेफ्टी की तरफ जाना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा नहीं, आपको खुद ही आंसर मिल जाएगा, क्योंकि जो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्रिप्टो करेंसीज। क्रिप्टो की जो वॉलेटिलिटी है वो अर्ली फेज के अंदर आप देख चुके हो। $1,20,000 का क्रिप्टो बिटकॉइन ने हाई मारा, उसके बाद अभी कुछ दिन पहले $60,000 जो है वो टच करके आ चुका है। और आज पता नहीं, अब मैं जिस दिन वीडियो बना रहा हूँ उस दिन कितना प्राइस चल रहा है, आप जाकर चेक करिए। क्या ये नॉर्मल है इतना ऊपर से नीचे आ जाना? वो क्यों आ रहा है क्रिप्टो, इतना बिटकॉइन क्यों गिर रहा है? ऐसा गिरने का रीजन क्या? रीजन के पीछे कोई नहीं भागता, बस ये है कि गिर रहा है, ठीक है, ये तो पहले भी गिरा था, अब वापस गिर गया, क्या बड़ी बात है? बड़ी बात है, क्योंकि अब की बार गिरना इज नॉट नॉर्मल। 1,20,000 से 60,000 आ गया कुछ
महीनों के अंदर। ये नॉर्मल नहीं है। वो क्यों नॉर्मल नहीं है अब उस पे समझते हैं। बिटकॉइन का ETF लॉन्च होता है, ब्लैक रॉक ETF लॉन्च करता है कि बिटकॉइन के अंदर पैसा लगाने के लिए हम खड़े हैं यहाँ पर, और लोग सोचते हैं खुश होकर कि ब्लैक रॉक ने ETF लॉन्च कर दिया, इसका मतलब तो बिटकॉइन जाएगा ऊपर, रोक सको तो रोक लो। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? ऑपोजिट, बिटकॉइन वहां से 50% गिर गया। बट ऐसा क्यों हुआ? किसी ने क्या क्वेश्चन किया कि ब्लैक रॉक ने तो ETF लॉन्च करा था, वहां तो पैसा आना था, बट ये पैसा जा क्यों रहा है? पैसा जा रहा है तो किसी की जेब में जा रहा है, और अगर जा रहा है तो कहां से जा रहा है कि कोई क्वेश्चन करने के लिए क्यों नहीं है। अब मैं आपको आंसर देता हूं कि बिटकॉइन क्यों क्रैश हो रहा है और क्या हो सकता है बिटकॉइन का फ्यूचर या फिर क्रिप्टोस का फ्यूचर। ये अच्छे से डिटेल के अंदर समझेंगे। लेकिन ये जो क्रिप्टो की वॉलेटिलिटी है, ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा उठक बैठक रहेगी। तो उस सिनेरियो के अंदर आप क्या कर सकते हो? आप क्रिप्टो के अंदर ट्रेड कर सकते हो, आप गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर ट्रेड कर सकते हो, और ये सब कुछ पॉसिबल है, जो कि इंडिया का नंबर 1 क्रिप्टो एक्सचेंज है, यानी कि CoinDCX। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं वहां पर पर्सनली अपने ट्रेड्स देता हूं, यानी कि अगर आप मेरे पर्सनल ट्रेड्स लेना चाहते हैं क्रिप्टो के अंदर, गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। अभी अकाउंट ओपन करो CoinDCX के अंदर, एंड देन हमारा कॉल करो सपोर्ट पर 8188988788 एंड यू विल गेट अ चांस टू ज्वाइन माय क्रिप्टो क्लब। ETF लॉन्च होता है। ETF का मतलब ये है कि अगर आप बिटकॉइन के अंदर ट्रेड नहीं करना चाहते तो बिटकॉइन को ट्रैक करने के लिए, यानी कि एक ऐसी चीज बनाई जो बिटकॉइन को ही ट्रैक करेगा, यानी कि बिटकॉइन का प्राइस बढ़ेगा तो ETF बढ़ेगा, बिटकॉइन गिरेगा तो ETF गिरेगा, क्योंकि आप बिटकॉइन नहीं खरीद सकते पूरा बड़ा, इसलिए ETF बना दिया फंड। और ये ETF बहुत टाइप्स के होते हैं, जैसे सिल्वर का ETF भी होता है, गोल्ड का ETF भी होता है, क्योंकि आप गोल्ड में निवेश नहीं कर पा रहे, फिजिकल गोल्ड नहीं लेना चाहते, तो आप गोल्ड जो है वो ETF ले लेते हो। सिल्वर आप नहीं ले पा रहे, इसलिए सिल्वर का आप ETF ले लेते हो। ETF लॉन्च करने के बाद क्या हुआ, वो जो है वो ध्यान से समझने की जरूरत है। उसके बाद क्या होता है? एडिड टू पेंशन स्कीम्स। गवर्नमेंट क्या करती है? पेंशन स्कीम, यानी कि जो पेंशन का पैसा है आपका, यानी कि यूएस की गवर्नमेंट का जो पेंशन का पैसा है, उसको भी ETF के अंदर घुसा देती है, यानी कि अब आपका पैसा भी बिटकॉइन के अंदर लगा हुआ है। अब इसका मतलब यह है कि अगर बिटकॉइन नीचे जा रहा है तो आपका पेंशन का पैसा भी कम हो रहा है। आप ये सोच रहे हो कि आप आजाद हो जाओगे रिटायरमेंट के बाद, आप ये सोच रहे हो कि रिटायरमेंट जब तक आएगी तब तक आपको पैसा ही पैसा मिलेगा, क्योंकि आपका पेंशन स्कीम आएगा। आप सपने देख रहे हो करोड़ों के, लेकिन बाद में पता चलेगा सरकार बोलेगी बेटा बिटकॉइन तो गिर गया, पेंशन स्कीम के अंदर से भी पैसा गिर गया, क्योंकि आपका पैसा बिटकॉइन में हमने डाल दिया था ये सोचकर कि पैसा बढ़ेगा। बट आई एम सॉरी, ऐसा हो सकता है, मैं नहीं बोल रहा हूं नहीं हो पाएगा, ऐसा हो सकता है। और आगे आने वाले टाइम के अंदर आपको फ्यूचर के अंदर अगर आपका पेंशन स्कीम में पैसा लगा है, अगर आप यूएस के हो, अगर आपका कोई नोन है यूएस के अंदर, यूके के अंदर, या फिर कोई भी वेस्टर्न कंट्री के अंदर है, तो मुझे लगता है कि 3 से 4 साल के बाद ऐसा भी हो सकता है कि पेंशन स्कीम से पैसा ही ना दे और आगे चलकर रिटायरमेंट की जो एज है वो भी बढ़ा दे गवर्नमेंट। क्योंकि जब बिटकॉइन क्रैश हो जाएगा या फिर बिटकॉइन गिरा होगा तो सिनेरियो के अंदर आपका पेंशन स्कीम का पैसा वो कैसे देंगे? बड़े बड़े विशेषज्ञों ने कहा है कि ऐसा हो सकता है कि वो सारा पैसा जो यूएस के ऊपर डेट है, उधार है, वो चुकाने में चला जाए। तो आप बताइए कि आपको क्या लगता है, ETF को लॉन्च करना मतलब लोगों का भला सोचना था या फिर लोगों का पैसा कहीं लगाना? बट मैं कुछ नहीं बोल रहा, आप बताओ क्या लगता है कमेंट के अंदर, फिर आप ज्यादा समझदार हो। उसके बाद विस्कॉन्सिन रिटायरमेंट सिस्टम, मिशिगन स्टैक पेंशन फंड, जितनी भी पेंशन फंड स्कीम्स है उस सब के अंदर BTC जो है वो लगा हुआ है। इन्होंने सबने एक्सपोजर दिखाया है कि हाँ हमने बिटकॉइन के अंदर ETF के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो फिर बिटकॉइन ऊपर क्यों नहीं जा रहा है? सबसे बड़ी क्वेश्चन तो यही है, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा हाई है और भी बहुत ज्यादा रीजन है। बिटकॉइन बेसिकली एक रिस्की एसेट है। रिस्की एसेट क्या होता है? रिस्की एसेट में तब पैसा लगाया जाता है जब मार्केट में सब कुछ ठीक है, सब कुछ स्टेबल है, एवरीथिंग इज वर्किंग वेल, एवरीथिंग इज गोइंग गुड। लेकिन जब भी मार्केट के अंदर इतनी अनसर्टेनिटी हो जाती है कि मार्केट में पता ही नहीं है कि नेक्स्ट क्या हो सकता है, उस सिचुएशन के अंदर लोग अपना पैसा रिस्की एसेट से निकालना चाहते हैं और सेफ एसेट के अंदर डालना चाहते हैं। इसी रीजन की वजह से आपने गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर शार्प रैली देखी। अभी भी जो रैली है वो मेंटेन है, बहुत ज्यादा थका नहीं है गोल्ड एंड सिल्वर। यहां से और जाने का एक स्पेस बचा हुआ है अभी भी गोल्ड के अंदर, अभी भी स्पेस बचा हुआ है सिल्वर के अंदर। और जब भी मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है उसका मतलब यह है कि जो रिस्की एसेट है वो क्रैश होने वाला है। देख रहे हो आप 1,20,000 से 50% गिर चुका है भाई, छोटी बात थोड़ी ना होती है। 60,000 से 1,20,000, फिर 1,20,000 से 60,000, इट्स अ बिग थिंग। और आगे चलकर जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए उस टॉपिक के हिसाब से आगे अनसर्टेनिटी और ज्यादा बढ़ने वाली है, इसलिए मैंने तो टारगेट भी दिए। पहला टारगेट मेरे को लगता है कि बिटकॉइन का $40,000 रह सकता है, दूसरा टारगेट $30,000 रह सकता है, और भी अगर ज्यादा बड़ा कुछ हो गया जल्दीबाजी में, कुछ भी गलत हो गया, तो आपको बिटकॉइन बहुत ऐसे लेवल पे दिखेगा कि उसके बाद शायद वो उठ भी पाए तो पता नहीं। अब क्यों नहीं उठ पाएगा? रीजन उसका बहुत सिंपल है, उसका रीजन इज वेरी क्लियर कि सबका फिएट करेंसी से भरोसा उठ रहा है। डॉलर के ऊपर से भरोसा मतलब आयनर के ऊपर से भरोसा उठ रहा है कि लोग अब क्वेश्चन कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, इस नोट का वैल्यू क्या है, लेकिन गवर्नमेंट के पास कोई जवाब नहीं होगा क्योंकि इसका वैल्यू है ही नहीं कुछ। तो अब लोगों का फिएट करेंसी से भरोसा उठ रहा है। फिएट करेंसी मतलब समझ गए ना, डॉलर, आयनआर, येन, ये सब। तो अगर इससे भरोसा उठ रहा है तो बिटकॉइन के पीछे क्या है? बिटकॉइन का तो जो फाउंडर है, जिसने बनाया बिटकॉइन, वही एक मिस्ट्री है। बिटकॉइन के पीछे तो कुछ है ही नहीं, तो वो कितना ज्यादा रिस्की है जिसके पीछे कुछ नहीं है। चलो इसके पीछे तो फिर भी गवर्नमेंट खड़ी है कि हाँ आयनआर एक्सेप्ट कर रहे हैं भाई, हम है
गारंटी है गवर्नमेंट की। बिटकॉइन के पीछे तो ना तो कोई रूल्स है, ना कोई रेगुलेशन है, ना उसके पीछे है, ना उसका आगे है, ना उसका फ्यूचर पता है, ना उसका पास्ट पता है। तो किस बात का पैसा लगाए जा रहे हो बिटकॉइन के अंदर? किस बात का ETF लगा दिया उसके अंदर, बिटकॉइन के अंदर? क्या गवर्नमेंट ने सोचा क्या ऐसा? आपको थोड़ा सा रियलाइज हो रहा है क्या करा जा रहा है वहां पे? अभी आपको शायद रियलाइज ना हो। ये सारी चीजें मैं बता रहा हूं, जब होते हुए देखोगे आपको समझ आएगा कि हाँ जो मैं बोल रहा हूँ वो सच है। और इसी रीजन की वजह से इंपैक्ट जो है वो क्रिप्टो वोलेटिलिटी का पड़ेगा पेंशन स्कीम्स पर। अब अगर एक्सपोजर उन्होंने कम दिया हो, थोड़ा कम इफेक्ट पड़ेगा। अगर एक्सपोजर ज्यादा होगा पेंशन स्कीम के अंदर, तो आप समझ सकते हो कि पैसा खतरे में है सबका, और आपको सिर्फ एक सॉरी बोल दिया जाएगा। ऐसा हो सकता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ होगा, हो सकता है। अगर हो जाए तो मैं चाहता नहीं हूँ ऐसा हो, बट पैसा अटकने के चांसेस है, बहुत बेकार चीज है। और ऐसी अनसर्टेनिटी के अंदर क्रिप्टो वर्ल्ड के अंदर सिर्फ वही कॉइन सर्वाइव करेंगे जो किसी चीज के बैक्ड बाय समथिंग होंगे। क्या है इसका मतलब, हम पार्ट 2 के अंदर समझेंगे। और वो भी तब जब उसके रिजर्व जो है वो ट्रांसपेरेंट होंगे, यानी कि अगर किसी चीज को बैक्ड करा है, यानी कि किसी चीज के भरोसे वो खड़े है जो कॉइन है, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि वो बचेगा या नहीं ओनली ऑन वन थिंग, कि उन्होंने अपने जो रिजर्व्स है जिसके पीछे वो खड़े है वो कितना आगे रखा हुआ है सबके सामने, ट्रांसपेरेंट कितने हैं, कितनी सच्चाई से वो बात कर रहे हैं, कितनी सच्चाई से वो सब कुछ शो कर रहे हैं। वो ट्रांसपेरेंसी, वो ट्रस्ट ही उनको बचाएगा इस घड़ी के अंदर। और ये सब कुछ हम एक्सप्लेन करने वाले हैं पार्ट 2 के अंदर। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि इसमें कन्वीनियंस क्या थी? इसमें कन्वीनियंस कहाँ थी? कन्वीनियंस आपको समझ नहीं आया होगा, मैं समझाता हूँ कहाँ थी कन्वीनियंस। डॉलर डोमिनेंस, डॉलर डोमिनेंस, डॉलर ने राज कर लिया पूरे वर्ल्ड पर। ऑयल, ट्रेड, रिजर्व, इन्वेस्टमेंट, हर एक चीज बहुत आसानी से हो रही थी। सारे देशों को लग रहा था कन्वीनियंस है, क्या अलग अलग करेंसी में ट्रेड करेंगे भाई, ऑयल भी मिल रहा है डॉलर के अंदर, इन्वेस्टमेंट करनी है तो डॉलर में हो जाएगी, रिजर्व्स रखने हैं अपने पास तो डॉलर बॉन्ड खरीद लो, इन्वेस्टमेंट करनी है तो डॉलर खरीद लो। तो सब कुछ इन्वेस्टमेंट कहीं भी कुछ भी करना है तो डॉलर में हो रहा था, तो देश को लगा कन्वीनियंस है। तो छोड़ो, कन्वीनियंस ने बहुत दुविधा में डाल दिया। ये अब जाकर सबको पता चला। ग्लोबल ट्रेड, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स एंड GS चेन, ग्लोबल सप्लाई चेन, पूरे ग्लोबली कुछ भी ट्रेड होगा, हर एक चीज ये सब कंट्रोल कर रहे थे। बहुत स्मूथली चल रहा था कि देशों को लगा इतना कन्वीनियंस है यार, क्या मगजमारी करे, ये चल तो रहा है बढ़िया, लेकिन वो कन्वीनियंस की वजह से वो कंट्रोल में थे। अब जब मर्जी आपका ट्रेड बंद कर सकता है कि इंडिया के साथ ट्रेड मत करो, क्यों? क्योंकि उनके फेवर में चीज नहीं है। रशिया के साथ सैंक्शन लगा दिया, रशिया के साथ ट्रेड मत करो, क्यों? अमेरिका के पास पावर है उस चीज की। वाई? डॉलर। AI, फास्ट एंड कॉस्ट इफेक्टिव। फास्ट है कितना ज्यादा, 10 घंटे का काम 1 घंटे के अंदर हो जाता है। कॉस्ट इतना कम हो चुका है कि मेरे को 10 एम्प्लॉय रखने की जरूरत नहीं है, 3 एम्प्लॉय रखना है। कितनी ज्यादा कन्वीनियंस है। अभी जितना कन्वीनियंस लग रहा है ना, ये बाद में जाकर जो दर्द देगा ना, हिल जाओगे। क्रिप्टो इजी ट्रांसफर है, क्विक प्रॉफिट्स, क्विक प्रॉफिट यार, मतलब आज बाय करा कल सेल, कल बाय करा परसों सेल, 5-10% ऊपर नीचे हो जाता है। इजी टू ट्रांसफर है, कभी भी कोई बैंक नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई मेरा फ्रीज नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। कन्वीनियंस। माइग्रेशन, इजी जॉब्स है, यानी कि यहाँ के देश के लोग सोचते थे इजी जॉब है, वहां जाएंगे तो पैसा ही पैसा होगा, डॉलर इनकम होगी, डॉलर में इनकम होगी, यहाँ पर हम रुपीस के अंदर स्पेंड करेंगे, ये सोच कर चले गए। अब जब डॉलर गिरते हुए दिखेगा ना, ये सारे वापस भाग कर आने वाले हैं। जब उनके देश के लोग उनको बाहर निकालेंगे, सारे यहीं पर वापस आने वाले हैं। ऐसी हालत हो जाएगी। मैं ये सब कुछ होते हुए नहीं देखना चाहता हूँ, बट ये टालना बहुत मुश्किल है, ये होगा। और जब ये होगा उसके बाद होगा कंट्रोल का पार्ट स्टार्ट, जो आने वाले टाइम के अंदर आपको दिखने वाला है। और ऑलरेडी बहुत सारी चीजें स्टार्ट हो चुकी है। क्यों कंट्रोल आएगा? उसका रीजन बहुत सिंपल है। जब तक आपको ये पता चलेगा कि कन्वीनियंस आपके ऊपर हावी हो चुकी है, तो रिस्क बढ़ता है। और जब भी रिस्क बढ़ता है तो गवर्नमेंट और जो इंस्टीट्यूशंस है वो कंट्रोल करना स्टार्ट कर देते हैं। नए नए रूल्स आएंगे, नई नई चीजें आएगी। और ये चीजें जब आप आते हुए देखोगे, और एक चीज तो लॉन्च ऑलरेडी हो चुकी है भारत के अंदर, आने वाले टाइम के अंदर बहुत सारी चीजें और लॉन्च होने वाली है, देश दुनिया के अंदर लॉन्च होने वाली है। और हर एक चीज के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में ऑलरेडी बात कर लेंगे। आप पूरी दुनिया से बहुत आगे निकल चुके होंगे। ये वीडियो मैं चाहता हूँ कि आप हर एक इंसान से शेयर करो जिससे आप प्यार करते हो, ताकि वो आगे आने वाले टाइम के अंदर ना भटके, ना सर्वाइवल उनका मुश्किल हो, हर एक चीज के अंदर वो उनकी इम्यूनिटी बनी रहे। उनको पता हो कि अगर मुझे पता है कि ऐसा होने वाला है ना, फिर मैं उसको झेल जाऊंगा। लेकिन अगर मुझे पता नहीं और मेरे को शॉक लगे, शॉक लगने के बाद जो चीजें होती है वो बहुत खतरनाक होती है। मैं चाहता हूँ कि भारतीय सुरक्षित रहे और देश दुनिया के अंदर जो लोग हैं वो खुश रहे। लेकिन खुश रहने के लिए ये इन्फॉर्मेशन सब तक पहुंचनी चाहिए। सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शेयर दिस वीडियो विथ एवरीवन। तो कैसी लगी एनालिसिस, और आप पार्ट 2 के लिए रेडी हो, पार्ट 2 के लिए एक्साइटेड हो कि क्या होने वाला है, ऐसा क्या हो सकता है कि जिससे आपका कंट्रोल आपके हाथों से जाने वाला है? क्या आप जानना चाहते हो? कमेंट कर दो पार्ट 2, और इस वीडियो को 1000 लाइक्स दे दो, ताकि मैं बहुत जल्दी ला सकूं आपके लिए पार्ट 2, यानी कि कंट्रोल ओवर द वर्ल्ड इज गोइंग टू स्टार्ट वेरी सून। बी रेडी।